अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ इज़ प्रोफेसर कामरान सिद्ध प्राचा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हमारा आज का टॉपिक है लैटरल प्लेट मेसोडर्म। ये लैटरल प्लेट मेसोडर्म डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक है और इसमें हम लैटरल प्लेट मेसोडर्म से बनने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और हमारा फोकस रहेगा हार्ट पे, ब्लड वेसल्स पे और ब्लड सेल्स पे। ठीक है। एक्चुअली जब प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है चिक एम्ब्रियो में या मेमेलियन एम्ब्रियो में, तो प्रिमिटिव स्ट्रीक से जो सेल इनग्रेस करके नीचे आते हैं तो तीन तरह के मेसोडर्मल सेल बनाते हैं। एक बनाते हैं पैराक्सियल मेसोडर्म, दूसरा बनाते हैं लैटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है, और उसके अलावा वो सेल बनाते हैं नोटोकॉर्ड को। तो यहाँ पर हम लैटरल प्लेट मेसोडर्म से रिलेटेड पढ़ेंगे। देखिए ज़रा, ऑन द आइदर साइड ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि दोनों साइड जो सी है दरमियान वाली मेसोडर्म के, रिजाइड द लैटरल प्लेट मेसोडर्म। जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है उसकी दोनों साइड पे लैटरल प्लेट मेसोडर्म होती है। एंड ईच प्लेट इज स्प्लिट इनटू टू, मतलब लेयर, ये दो लेयर में स्प्लिट होता है। एक डोर्सल अपर सोमैटिक मेसोडर्म होती है जो अंडरलाइज करती है एक्टोडर्म में, यानी कि बॉडी की जो बॉडी वॉल है उसकी इनर लाइनिंग को बनाएगी। और दूसरी वेंट्रल, जिसे हम स्प्लेंचिक मेसोडर्म कहते हैं, ये विसरल मेसोडर्म भी है और ये क्या बनाती है, एंडोडर्म के ऊपर वाली कवरिंग को बनाती है, यानी कि उसके ओवरलाई करती है। यानी कि आपके जो इंटरनल आर्गन है या विसरल आर्गन है उसकी जो आउटर कवरिंग होगी वो स्प्लेंचिक मेसोडर्म से, और जो आपकी बॉडी वॉल है उसकी इनर लाइनिंग होगी वो सोमैटिक मेसोडर्म से बनेगी। और इसके बीच में जो स्पेस होगी, द स्पेस बिटवीन दीज लेयर बिकम्स द बॉडी कैविटी। तो अब बॉडी कैविटी खाली जगह, जैसे एब्डोमेन में खाली जगह है और बीच में आर्गन सस्पेंडेड हैं, ठीक है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक वगैरह दूसरे विसरल आर्गन, तो वो जो खाली जगह है जिसमें सस्पेंडेड है उसे सीलोम कहते हैं। और आपके बाकी जितनी डाइजेस्टिव ट्रैक का मटेरियल है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो एक कवरिंग में पैक है जिसे स्प्लेंचिक मेसोडर्म। और जो बॉडी वॉल है उसके अंदर की तरफ भी एक ना इनर लाइनिंग बनी हुई है, बॉडी के अंदर से इनर लाइनिंग बनी हुई है बॉडी वॉल की, उसे क्या कहते हैं, सोमैटिक मेसोडर्म कहते हैं। और बीच में खाली जगह क्या बनेगी, सिलोम, विच स्ट्रेच द फ्यूचर नेक रीजन टू द पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी। ये नेक रीजन से लेकर पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी तक क्या होगी, फैली होगी, यानी कि आपकी वेस्ट लाइन तक। ठीक है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, लेटर डेवलपमेंट, द राइट एंड लेफ्ट साइड सीलोम फ्यूज, ये आपस में क्या होंगी, फ्यूज़ होंगी। एंड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू एक्सटेंड द सोमैटिक मेसोडर्म, और जो टिश्यू होंगे वो सोमैटिक मेसोडर्म के आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। एंड डिवाइडिंग सीलोम इनटू सेपरेट कैविटी, फिर बाद में क्या होगा, आपकी जो बॉडी कैविटी है वो मुख्तलिफ कैविटी में डिवाइड हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर अब मैमल्स की बात करें तो सीलोम सब डिवाइडेड होती है प्लूरल कैविटी में जो कि लंग्स के गिर्द होती है, पेरिकार्डियल कैविटी जो कि हार्ट के गिर्द होती है, और पेरिटोनियल कैविटी जो कि आपकी एब्डोमेन रीजन में होती है। एंड इन्वेल्पिंग द थोरैक्स, और ये आपकी जो थोरैक्स होता है मतलब चेस्ट होता है उसे इन्वेल्प करती है। हार्ट को मतलब प्लूरल कैविटी थोरैक्स कैविटी को बनाती है, हाँ, पेरिकार्डियल हार्ट वाली और पेरिटोनियल एब्डोमेन वाली रीजन को। ठीक है। The mechanism of for creating the lining of these cavities from the lateral plate mesoderm has changed little throughout the vertebrate evolution। जो मतलब vertebrate evolution है उसमें ये mechanism थोड़ा सा change है। यानी कि अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो उसमें प्लेरल कैविटी और इसकी जो पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल कैविटी है, इनकी सेपरेशन का तरीका कार मैमल की निस्बत मुख्तलिफ है, बर्ड्स में और है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज आता है, लेकिन ये चीज़ें होती ज़रूर हैं। मतलब एक फ्रॉग की बात करें उसमें भी लंग्स के गिर्द कैविटी होगी, हार्ट के गिर्द होगी, और जो मतलब एब्डोमेन है उसकी भी अपनी एक कैविटी होगी। बट एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिक मेसोडर्म कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉग इन फिगर 15.1। ये फिगर है उसमें आप फ्रॉग की और जो बर्ड की लेटरल मेसोडर्म होती है और ये जो कैविटी बनती है इसकी डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऊपर देखें तो ये फ्रॉग का एम्ब्रियो है, ठीक है। इसको ज़रा मैं जूम में लाता हूँ, ये देखिए ज़रा। अब फ्रॉग की जो मतलब एम्ब्रियो है उसकी ये जो आउटर कवरिंग है दैट इज़ इट्स एक्टोडर्म, ये उसकी एक्टोडर्म है, ठीक है। और जो इसके ऊपर वाला टॉप वाला हिस्सा है ये इसकी न्यूरल ट्यूब प्लेट है जो बाद में न्यूरल प्लेट न्यूरल ट्यूब बना देगी, ठीक है, फोल्ड होकर।
बीच में ये जो एक रेड सा डॉट आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी नोटोकॉर्ड है। चूँकि ये क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है तो ये आपको डॉट से ही नज़र आएगा। और फिर साथ ये जो रेड रीजन वाला हिस्सा है, ये वाला, ये इसकी लैटरल प्लेट मेसोडर्म है, ठीक है। और ये जो येलो वाला हिस्सा है, ये इसकी क्या है, एंडोडर्म है। और साथ ये मिड गट बन रही है। बाकी ये इसका ये वाला हिस्सा, ये सारी इसकी यॉक है, ठीक है। अब फ्रॉग का जो एम्ब्री होता है उसमें यॉक जो होती है वो भी डिवाइड होती है, अनडिवाइडेड नहीं होती। यॉक के सेल भी डिवाइड होते हैं और वो बॉडी की ऑर्गन्स फॉर्मेशन में भी हिस्सा लेते हैं। और एक्टोडर्म इस सारे के ऊपर क्या होती है, कवर होती है। बट चिक में ऐसा नहीं होता। चिक में जो यॉक वाला एरिया है उसमें कोई डिवीजन नहीं होती। और एंड तक जो यॉकी एरिया है उसके गिर्द कोई बॉडी वॉल नहीं होती। एंड पे जाके एपिबॉली होती है और एक्टोडर्म सारे एरिया को क्या करती है, चिक में कवर करती है। लेकिन आप देख सकते हैं फ्रॉग में एक ही वक्त में कवर है। अब देखें ना, आगे नेक्स्ट स्टेप देखें कि ये जो छोटी सी एक कैविटी सी बनी थी मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान, ये कैविटी यहाँ से फैल के आपस में क्या हो गई है, फ्यूज़ हो गई है। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एंडोडर्म मेसोडर्म से क्या हो गई है, सेपरेट हो गई है। और साथ ही अगर देखें लेटर प्लेट मेसोडर्म भी नीचे तक फैल आई है और यहाँ पर आपस में क्या हो गई है, फ्यूज़ हो गई है। और फिर उसके बाद गौर से अगर आप देखेंगे कि मेसोडर्म बीच में से स्प्लिट हो गई है, लेटरल मेसोडर्म, ये आपको खाली से ना हिस्सा नज़र आ रहा है जैसे बीच में से फट गई हो। और उसके नतीजे में एक ऊपर वाली लेयर बन गई है। ये ऊपर वाली लेयर सोमैटिक मेसोडर्म होगी और नीचे वाली लेयर जो होगी वो स्प्लैंचिक मेसोडर्म होगी। नेक्स्ट स्टेज पर क्या होगा, वो जो सिलोम है वो आगे तक फैलेगी और नीचे से यहाँ तक एंड पर आके बीच में से क्या होगी, आपस में मिल जाएगी। यानी कि ये जो एंडोडर्म है इसकी दो लेयर बन जाएंगी। एक स्प्लैंचिक लेयर जो कि इस विसरल आर्गन या जो कट बन रही है उसके गिर्द आ जाएगी और एक बॉडी वॉल के साथ यानी कि एक्टोडर्म के साथ रहेगी। लेकिन ये कुछ आर्गन्स भी बनाएंगे। अब देखें इस तरह चिक का एम्ब्रियो है। आप देख सकते हैं ये यॉकी एरिया है, इसमें कोई डिवीजन नहीं हो रही, ठीक है। और ये आपको एक बारीक सी इसकी ये एंडोडर्म नज़र आ रही होगी जिसे प्रिमिटिव गट कह रहे हैं, ठीक है। ये इसमें न्यूरल ट्यूब है, ये नोटोकॉर्ड है, ये पैराक्सियल मेसोडर्म है जो कि उसमें नहीं थी फ्रॉग में। पैराक्सियल मेसोडर्म सोमाइट्स बनाते हैं। और फिर ये जो है वो लेटर प्लेट मेसोडर्म है जो बीच में से देख रहे हैं स्प्लिट हो रही है, यहाँ से भी स्प्लिट हो रही है। लेकिन ये एक्टोडर्म है और आप देख रहे हैं ये एक्टोडर्म एंड तक नहीं है, ये यहाँ से ये यॉक तक जुड़ी हुई है, पूरी तरह नीचे की तरफ नहीं फैली हुई। फिर इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा कि जो यॉक चिक की वो जो एक्टोडर्म है वो एपिबॉली के ज़रिए फैलेगी और वेंट्रल रीजन तक पहुंच जाएगी। इस तरह ये फैली और वेंट्रल रीजन तक पहुंच गई और यहाँ से ये आपस में क्या हो जाएगी, फ्यूज़ हो जाएगी। इस तरह एंडोडर्म भी फ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। ये रेड वाली मेसोडर्म भी फ्यूज़ हो जाएगी, एंडोडर्म भी फ्यूज़ हो जाएगी और बीच में गट बन जाएगी। और ये आपको बॉडी कैविटी नज़र आ रही है, सिलोम। इसकी ये वाली जो अपर वाली लेयर है ये इसकी सोमैटिक मेसोडर्म और ये जो नीचे वाली लेयर है जिस पे मेरा रेड डॉट चल रहा है वो क्या है, स्प्लैंचिक मेसोडर्म है। अब नेक्स्ट देखें, ये यहाँ पर दूसरी तरफ फ्रॉग के साथ उसे कंपेयर किया गया है। अब फ्रॉग में भी आपको सोमाइट्स नज़र आ रहे हैं, न्यूरल ट्यूब नज़र आ रही है, नोटोकॉर्ड नज़र आ रही है। इसमें भी आपको न्यूरल ट्यूब नज़र आ रही है, नोटोकॉर्ड, सोमाइट नज़र आ रही है। फ्रॉग में भी आपको इसी तरह सिलोम, यहाँ पे भी सिलोम नज़र आ रही है। इधर भी ये प्रिमिटिव गट, इधर भी प्रिमिटिव गट है। इधर भी ये यॉकी एरिया है, यहाँ पर भी यॉकी एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये सिलोम नीचे की तरफ फैल रही है, फ्रॉग में भी क्या हो रही है, फैल रही है। तो मतलब यहाँ तक रीजन क्या है, इस स्टेप पर आके ऑलमोस्ट सेम हो गया। लेकिन ऊपर वाले स्टेप में थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है, ठीक है। अच्छा देखें, हार्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इज़ वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ लेटर प्लेट मेसोडर्म। जो लेटर प्लेट मेसोडर्म है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का बनना एक बड़ी अचीवमेंट है। मतलब लेटर प्लेट मेसोडर्म से ही सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम आप जानते हैं कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, हार्ट पे, ब्लड सेल्स पे, इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स पे यानी कि खून की नालियाँ। इंट्रिकेट इस वजह से कह रहा हूँ, आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह कि जो आर्टरीज़ हैं वो डिवाइड होती हैं और डिवाइड होने के बाद वो मतलब छोटी आर्टरील्स बनाती हैं, फिर आर्टरील्स डिवाइड होकर कैपिलरीज़ और फिर कैपिलरीज़ एक पूरा नेटवर्क बनाती है जो बाद में वेन्यूल में तब्दील हो जाता है और वेन्यूल वेंस में और वेना केवा और ब्लड हार्ट तक वापस आ जाता है। इस सारे दौरानिए में जो ब्लड है वो हार्ट से ब्लड वेसल में और ब्लड वेसल से कैपिलरी और कैपिलरी से दोबारा ब्लड वेसल से होता हुआ हार्ट में आ जाता है, ब्लड बाहर नहीं निकलता। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये आपस में जुड़ी हुई हैं और कॉन्टीन्यूस सर्कुलर फॉर्म में क्या कर रही हैं, फ्लो कर रही हैं। तो ये इंट्रिकेट सिस्टम है ब्लड वेसल का। जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है न्यूरिशमेंट को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो लिहाजा सर्कुलेटरी सिस्टम का बनना सबसे पहले ज़रूरी है। मतलब अगर आप एक चिक की एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देख रहे होंगे तो सबसे पहले आपको उसमें जो ऑर्गन वर्किंग नज़र आ रहा होगा दैट वुड बी हार्ट।
और फिर कुछ अर्से बाद देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें ब्लड वेसल्स फैल रही हैं, इवन दो उसमें रेड कलर का ब्लड भी नज़र आ रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो अब एक बड़ा मतलब स्ट्रक्चर बन जाएगा, बड़ी स्ट्रक्चर बन जाएगा, मल्टी सेलुलर हो जाएगा, और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है वो डिफियन के ज़रिए पॉसिबल नहीं होगी। तो नतीजा क्या निकलेगा? न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को आगे थ्रू आउट रखने के लिए ब्लड वेसल्स बनेगी और ब्लड सेल्स बनेंगे और एक फ्लूइड बनेगा जिसे ब्लड कहते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूट्रिएंट्स की भी और ऑक्सीजन की भी, जिसके ज़रिए रेस्पिरेशन का अमल चलता रहेगा। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ द फर्स्ट फंक्शनल यूनिट डेवलपिंग इन एम्ब्रियो एंड द हार्ट इज़ द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन। मतलब पहला जो सिस्टम है किसी भी एम्ब्रियो में वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, और पहला जो ऑर्गन है फंक्शनल ऑर्गन वो हार्ट होगा। द वर्टिब्रेट हार्ट अराइजेज फ्रॉम टू रीजन, दो रीजन से आएंगे और दोनों रीजन होंगे सप्लेंटिक मेसोडर्म के, यानी कि लेफ्ट रीजन से और राइट रीजन से। अब जानते हैं बड़ी अच्छी तरह वर्टिब्रेट का हार्ट जो है वो कम से कम तो दो चैम्बर पे कंसिस्ट होता है, ठीक है, आर्टरियम और वेंट्रिकल, जैसे फ़िश की बात करें। और अगर आप एम्फीबियन की बात करें तो उसमें थ्री चैम्बर होते हैं, ठीक है, वन वेंट्रिकल होता है, टू आर्टरिया होते हैं। और अगर आप बर्ड की या मैमल की बात करें उसमें फोर चैम्बर्ड होते हैं, टू आर्टरिया एंड टू वेंट्रिकल। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये लेफ़्ट और राइट रीजन में डिवाइड हुआ है, ठीक है, लेफ़्ट और राइट आर्टरिया और लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल। तो इट मीन्स ये सप्लेंचिक मेसोडर्म की भी लेफ़्ट और राइट साइड से अराइज हो रहा होगा, ठीक है, दो रीजन से अराइज होकर आपस में वो फ्यूज़ होते हैं और फिर नतीजे में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम क्या होता है? हार्ट, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ऑफ हार्ट टिश्यू एंड फिजन ऑफ हार्ट रूडिमेंट्स, कि कैसे स्पेसिफाइड होगा स्प्लेंचिक मेसोडर्म का कौन सा रीजन है जो कि हार्ट बनाएगा, और फिर किस तरह वो बन के आपस में क्या होंगे? फ्यूज़ होंगे। इन एमनियोट वर्टिब्रेट, बेटा मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि एमनियोट वर्टिब्रेट क्या होते हैं। ऐसे वर्टिब्रेट जिनमें जो एम्ब्रियो होता है उसके गिर्द एमनियोटिक कैविटी बनती है, उसमें एक फ्लूइड होता है जिसे एमनियन कहते हैं, और वो एमनियन के अंदर मतलब एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और ये जो एमनियोटिक कैविटी एमनियन है, ठीक है, इसके अंदर एम्ब्रियो फ्री होता है, वो मूव कर सकता है, आगे पीछे हिल जुल सकता है। मैमल्स में, इवन दो ह्यूमन में भी ऐसी होता है कि एक कैविटी बनती है जिसमें फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड में क्या होता है, जो बेबी होता है, जो फीटस होता है, वो इजीली मूव कर सकता है, उसकी हरकत हो सकती है, ताकि उसकी ग्रोथ जो हो वो क्या हो सके? पॉसिबल हो सके। तो एमनियोटिक वर्टिब्रेट में द एम्ब्रियो इज़ फ्लैटन डिस्क, शुरू में एम्ब्रियो एक फ्लैटन डिस्क की तरह होता है और उसमें लेटर प्लेट मेसोडर्म बनती है। चूँकि पूरे का पूरा एम्ब्रियो आप जानते हैं एक सिंगल एपिब्लास्ट से बनता है, तो जस्ट वो एक डिस्क की तरह है, और उससे सेल निकल के नीचे निकल के मल्टी लेयर्स बनाएंगे और वो भी डिस्क की तरह ही होंगी। एंड डज नॉट कम्प्लीटली इनसर्कल द यॉक, और शुरू शुरू में ये यॉक को पूरी तरह इनसर्कल नहीं करता। हाँ, मैं आपको बता दूं, पहले मैंने फ्रॉग का बताया था कि वो यॉक को पूरी तरह इनसर्कल कर रहा है, बट फ्रॉग एमनियोट में नहीं आता। एमनियोट में रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। द प्रिजम्पटिव हार्ट सेल्स ओरिजिनेट इन द अर्ली प्रिमिटिव स्ट्रीक, कहते हैं कि जो हार्ट सेल्स होते हैं वो हकीकत में जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है उसी से ही ओरिजिनेट हो जाते हैं। एंड जस्ट पोस्टीरियर टू हैंसन नोड, और ये हैंसन नोड के बिल्कुल थोड़ा से पीछे से सेल निकलते हैं और नीचे की तरफ चले जाते हैं। एंड एक्सटेंडिंग अबाउट हाफ वे डाउन इट्स लेंथ, और अपनी लेंथ के हिसाब से थोड़ा सा नीचे जाते हैं, मतलब ऊपर एपिब्लास्ट है, नीचे हाइपोब्लास्ट है, तो एपिब्लास्ट की प्रिमिटिव स्ट्रीक से निकले हैं तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद लेफ़्ट और राइट क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। दीज सेल माइग्रेट थ्रू स्ट्रीक टू फॉर्म टू ग्रुप ऑफ मेसोडर्मल सेल, ये दो ग्रुप बनाएंगे मेसोडर्मल सेल के, दैट वुड बी लैटरल टू हैंसन नोड, जो हैंसन नोड की साइड्स पर होंगे। एंड द ग्रुप ऑफ दीज सेल्स आर कॉल्ड कार्डियोजेनिक मेसोडर्म, ये जो सेलों के ग्रुप होंगे इन्हें कार्डियोजेनिक मेसोडर्म कहा जाएगा। एंड द सेल फॉर्मिंग आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, ये वही सेल हैं जिन्हें आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के मस्कुलेचर बनाने हैं, और कुशन सेल्स बनाने हैं जिन्होंने बाद में हार्ट के अंदर वॉल्व्स बना देने हैं, परकंजी फाइबर्स बना देने हैं, एंडोथेलियल लेयर बना देनी है, और साथ साथ कहने के ब्लड सेल्स वगैरह को भी जनरेट करवा देना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में, मैं इसे जूम करता हूँ, ये एक चिक का एम्ब्रियो है जिसमें ये वाला एरिया जो से ये हैंसन नोड को शो कर रहा है ये सारा, ठीक है। अब हैंसन नोड से थोड़ा सा पीछे ये सेल निकल के जा रहे हैं आगे की तरफ, और ये साइड की तरफ ये लेटर प्लेट मेसोडर्म बनाएंगे। लेकिन देखें यही सेल जो से हैं वो हैंसन नोड के थोड़ा बैक साइड पर, ये यहाँ पर ये सेल यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, इसे कहते हैं आप कार्डियोजेनिक मेसोडर्म। प्रिमिटिव स्ट्रीक के लेफ्ट और राइट शुरू होंगे, और वो कार्डियोजेनिक मेसोडर्म जो से उससे तीन तरह के सेल बनेंगे। एक वो सेल जिन्होंने एंडोथेलियल सेल बनाने हैं, यानी कि इनर लाइनिंग बनानी है हार्ट की,
एक वो सेल जिन्होंने आर्टरिया का मसल्स बनाने हैं, जिसे आर्टरियल मायोसाइट्स, मायोसाइट्स मींस मसल सेल, और एक वो सेल है जिन्होंने वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स बना देने हैं। अब आप देखें ना, एंडोथेलियल सेल आगे मतलब जो उसका ग्रुप होगा एंडोथेलियल सेल का, वो डिवाइड होगा दो सेलों में। एक कुशन सेल बनाएगा जो कि ये वॉल्व बना देंगे हार्ट में, ये देखो ना, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो उनसे वो बन जाएंगे। ठीक है, एक सेल वो होंगे ये जो आपको ऑरेंज कलर के नज़र आ रहे हैं, ये एंडोथेलियम बना देंगे। ठीक है, एक सेल वो होंगे जो कि ये रेड कलर के आपको नज़र आ रही हैं, ये आर्टरिया के रेड मसल बना देंगे और इन्हीं से ही साइनो आर्टरियल नोड वगैरह भी बन जाएंगे। और ये वेंट्रिकुलर जो मायोसाइट्स हैं, ये वेंट्रिकुलर मसल जो कि लाइट रेड कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, और परकंजी फाइबर के ये सेल हैं जो कि एवी नोड से निकलते हुए सारे फाइबर, इवन दो परकंजी फाइबर्स क्या करेंगे, बना देंगे, जो हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम से नज़र आ रहा है कि हार्ट की फॉर्मेशन तो स्टार्ट हो गई थी कहाँ से, प्रिमिटिव स्ट्रीक से निकलने वाले सेलों से, और फिर वो क्या हुए, लोकलाइज्ड हुए हैंसन नोड के लेफ्ट और राइट साइड पे। उन्हें कार्डियोजेनिक मेसोडर्म कहा। फिर उन्होंने आगे तीन तरह के सेल बनाए। उन तीन तरह के सेल में एंडोथेलियल सेल था, वेंट्रिकुलर आर्टरियल मायोसाइट्स थे, वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स थे, और जो एंडोथेलियल सेल हैं वो आगे कुशन सेल और एंडोथेलियल सेल में तब्दील हुए। कुशन सेल में वॉल्स बना दिए, एंडोथेलियल सेल ने इनर लाइनिंग बना दी, और मायो जो आर्टरियल मायोसाइट्स हैं उन्होंने क्या बना दिया, आर्टरिया के मसल, और जो वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स हैं उन्होंने क्या बना दिया, वेंट्रिकल के मसल्स। ठीक है, और परकंजी फाइबर्स ने अंदर वाला कंडक्टिंग सिस्टम बना दिया, वो फाइबर्स बना दिए जो हार्ट को क्या करेंगे, कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन द चिक एम्ब्रियो इज़ ओनली 18 to 20 आवर्स ओल्ड, मतलब अभी उसे इनक्यूबेट हुए तकरीबन 18 से 20 घंटे हुए हैं। ठीक है, द प्रिजम्पटिव हार्ट सेल कैन मूव एंटीरियरली बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म टूवर्ड द मिडल ऑफ द एम्ब्रियो एंड रिमेनिंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एंडोडर्मल सरफेस। कि मतलब जो 18 से 20 घंटे का चिक एम्ब्रियो होगा, उसमें जो प्रिजम्पटिव हार्ट सेल्स होंगे वो प्रिमिटिव स्ट्रीक से निकलेंगे और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में क्या करेंगे, मूव करेंगे। एम्ब्रियो के बिल्कुल दरमियान में आ जाएंगे, मिडल एरिया पे, लेफ्ट और राइट साइड पे, और वहीं पर जो एंडोडर्म है उसके ऊपर ऊपर रहेंगे, गट के ऊपर ऊपर। ठीक है, अब जब जानते हैं स्प्लेंचिक मेसोडर्म तो आउटर कवरिंग बनाती है, ओवरलाई करती है एंडोडर्म पर, तो ये स्प्लेंचिक मेसोडर्म में होते हैं। सो डेफिनेटली दे विल बी ओवरलाई ओवर द एंडोडर्म, एंडोडर्म के ऊपर मौजूद होंगे। सो व्हेन दीज सेल्स रीच द लैटरल वॉल ऑफ द एंटीरियर गट ट्यूब, जब ये सेल क्या करेंगे, जो लेटरल वॉल होगी, यानी कि जो गट है, हार्ट मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसकी जो ट्यूब बनी है, जो अर्ली ट्यूब बनी है, उसके लेफ़्ट और राइट साइड पे, ठीक है, लेफ़्ट और राइट साइड पे जब ये पहुंचेंगे तो ये क्या करेंगे, माइग्रेशन इनकी रुक जाएगी। एंड डायरेक्शनली फॉर दिस माइग्रेशन अपीयर टू प्रोवाइडेड बाय फोर गट एंडोडर्म, और इस माइग्रेशन की जो डायरेक्शन है वो नज़र आ रही होगी कि फोर गट जो एंडोडर्म है उसने प्रोवाइड की है। सो इफ़ कार्डिक रीजन एंडोडर्म इज़ रोटेट, अगर एंडोडर्म रोटेट कर दी जाए विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो, द माइग्रेशन ऑफ कार्डियोजेनिक मेसोडर्म सेल इज़ रिवर्स्ड। कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक एम्ब्रियो लेते हैं और उसकी जो गट है उसको पूरी तरह ऐसे रोटेट कर देते हैं, यानी कि जो एंटीरियर रीजन है उसे पोस्टीरियर पे ले जाते हैं, पोस्टीरियर को एंटीरियर पे ले जाते हैं, और डॉर्सल को वेंट्रल कर देते हैं। ठीक है, तो नतीजे में क्या होगा, हार्ट्स ऑफ वेंट्रल साइड पे बनना शुरू हो जाएंगे और पोस्टीरियर साइड पे बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स डायरेक्शन डिसाइड करने वाला, सेलों की माइग्रेशन को कंट्रोल करने वाला रीजन कौन है, एंडोडर्म है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ थॉट दैट एंडोडर्मल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट, जो एंडोडर्म से निकलने वाले कंपोनेंट हैं बेटा, एंडोडर्मल मतलब जितने भी एम्ब्रियो के टिश्यू होते हैं आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि वो पैराक्राइन होते हैं। दे हैव एबिलिटी टू सिक्रीट सम केमिकल, और वो जो केमिकल होते हैं वो दूसरे अपने नेबरिंग सेल के ऊपर अफेक्ट डालते हैं और उन नेबरिंग सेल को मजबूर करते हैं कि वो अपने अंदर चेंज लाएं और मूव करके उस जगह पर पहुंच जाएं जहां पर उनका काम है। ठीक है, सो द मूवमेंट इज अचीव्ड एन एंटीरियर टू पोस्टीरियर कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाइब्रोनेक्टिन। अब एक केमिकल का, एक प्रोटीन का नाम हो गया, आ गया बीच में, जिसका नाम है फाइब्रोनेक्टिन। कहते हैं कि इसमें जो मूवमेंट है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आती है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, यानी कि पोस्टीरियर रीजन पर हाई होगी और एंटीरियर, पोस्टीरियर रीजन पर लो होगी और एंटीरियर रीजन पे क्या होगी, हाई। तो खुद ब खुद जो कार्डियोजेनिक सेल हैं वो फाइब्रोनेक्टिन की तरफ मूव करते हुए एंटीरियर रीजन पे क्या होंगे, आ जाएंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि फाइब्रोनेक्टिन का कोई रोल है तो फाइब्रोनेक्टिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनवाएं,
एंटीबॉडी बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस भी प्रोटीन की एंटीबॉडी बनवानी है उस प्रोटीन को किसी रैबिट या स्वाइन वगैरह को लगा दें तो उसका इम्यून सिस्टम उसके अंदर एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा और फिर उसका ब्लड निकाल के उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करें आप एंटीबॉडी को सेपरेट कर लेंगे। तो कहता है अगर हम उसकी एंटीबॉडी बनाएं और एक एम्ब्रियो के अंदर इंजेक्ट कर दें तो एंटीबॉडी क्या करेंगी, फाइब्रोनेक्टिन के ऊपर जाके चिमट जाएंगी और फाइब्रोनेक्टिन की जो एक्टिविटी है उसे क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगी, जिसका नतीजा क्या निकलेगा कि फाइब्रोनेक्टिन कार्डियोजेनिक मेसोडर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सो मतलब एंटीबॉडीज अगेंस्ट फाइब्रोनेक्टिन स्टॉप द माइग्रेशन, माइग्रेशन को रोक देगा, वाइल द एंटीबॉडी अगेंस्ट द अदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट डू नॉट सो। कहते हैं कि दूसरी जो एंटीबॉडीज हैं मतलब दूसरे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो उनसे हैं मतलब और भी होते हैं ना, बस सरफेस के ऊपर सिर्फ फाइब्रोनेक्टिन तो नहीं होते, और भी केमिकल होते हैं। कहता है उनके अगेंस्ट अगर यही आप इसी तरह एंटीबॉडी बना के डालेंगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ फाइब्रोनेक्टिन के इनहिबिट होने पे ये काम हो रहा है। नेक्स्ट जी, सेल डिफरेंशिएशन अक्कर इंडिपेंडेंटली इन द टू हार्ट फॉर्मिंग प्राइमोर्डिया। प्राइमोर्डिया बेटा जैसे समझ रहे हैं कि ये एक ना इनिशियल स्टेज है, एक ऐसी स्टेज है जिसके बाद हमें पता चल जाता है कि यहाँ से कोई आर्गन बन रहा है। मतलब ये उस जगह का कोई किसी किस्म का स्टर्म सेल रीजन होता है, कमिटेड रीजन बन जाता है, उसे प्राइमोर्डिया कहा जाता है। तो मतलब सेल जो है वो पहुंचते हैं प्राइमोर्डिया में दोनों साइड पे, लेफ़्ट और राइट साइड पे, और लेफ़्ट और राइट सेल पे साथ ही डिफरेंशिएशन का अमल स्टार्ट होता है। आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं क्या डिफरेंशिएशन के सेल कुशन सेल में, आर्ट्रियल मायोसाइट्स में और वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स में तब्दील होते हैं। फिर फर्दर डिफरेंशिएशन से कुशन सेल से कुशन सेल कह रहा हूँ, एंडोथेलियम सेल बनते हैं और आर्ट्रियल मायोसाइट बनते हैं और वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स होते हैं। और फिर जो एंडोथेलियल सेल होते हैं वो कुशन सेल और दूसरे एंडोथेलियल सेल में तब्दील होते हैं। कुशन सेल आप जानते हैं वॉल बना देंगे, एंडोथेलियल सेल इनर लाइनिंग बना देंगे, आर्ट्रियल सेल आर्ट्रियम के मसल्स बना देंगे, वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स वेंट्रिकल के मसल और परकंजी फाइबर बना देंगे। तो ये डिफरेंशिएशन अलग अलग होगी, ठीक है ना। और इस डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करने के लिए कई एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन होंगे, वो रोल प्ले करेंगे, जैसे कैडहिरन। अब कैडहिरन प्रोटीन मैं आपको बताता चलूँ, ये दो तरह के काम करते हैं। एक, ये किसी सेल को एपिथेलियल फॉर्म में लेकर आते हैं। अब एपिथेलियल फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें सेल एक दूसरे के साथ चिमटे हों और लेयर बना रहे हों। और एक ये सेल को मिजल काइमल फॉर्म में लेके आते हैं। अब मिजल काइमल फॉर्म क्या होती है, जिसमें सेल आपस में चिपटे ना हो एंड दे आर फ्री टू मूव। तो शुरू में ये फ्री टू मूव होते हैं, ठीक है। और फ्री टू मूव करने के लिए इनमें जो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रही होती है उनके सरफेस पे, दैट इज एन कैडहेरिन प्रोटीन, ठीक है ना। एज दे माइग्रेट द सेल बिगेन टू एक्सप्रेस एन कैडहेरिन प्रोटीन ऑन देयर एपेक्स एंड जॉइन इनटू एन एपिथेलियल फॉर्म। पहले तो वो शुरू करते हैं, फिर एपिथेलियल फॉर्म में करते हैं, जो जॉइंट होते हैं। और जब एपिथेलियल फॉर्म में वो जॉइंट होंगे तो जिस तरह सेल माइग्रेट करते हैं तो ये एन कैडहेरिन को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं अपने एपिथेलियम में, ठीक है। और साथ ही एक छोटी सी पॉपुलेशन, बेटा मैं बताता चलूँ, जो एन कैडहेरिन है और जो ई कैडहेरिन है, ये वो दो प्रोटीन है जो कि एपिथेलियल फॉर्म लेकर आती हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, एन कैडहेरिन प्रोटीन, अब कैडहेरिन टर्म कैल्शियम से निकला है, CAD इज़ फॉर कैल्शियम एंड ADHERIN एडहेरिन, यानी कि ये अटैचमेंट करवाती है। तो ये ऐसी कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है जो कि सेलों के दरमियान अटैचमेंट करवाने का काम करती है। और एन कैडहेरिन और ई कैडहेरिन एपिथेलियल फॉर्म में लाती है सेलों के दरमियान इंटरेक्शन करवा के। तो कुछ एक छोटी सी पॉपुलेशन क्या करती है, वो डाउन रेगुलेट करती है एन कैडहेरिन प्रोटीन को, जीन को, यानी कि उसकी जीन काम करना बंद कर देती है। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, डीलेमिनेट होती है फ्रॉम द एपिथेलियल टू फॉर्म एंडोकार्डियम, ठीक है। एपिथेलियम से उतरती है और वो एंडोकार्डियम जो सी है मतलब उसे बनाना शुरू कर देती है। एंड द इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट इज़ दैट इज़ कॉन्टीन्यूस विद द ब्लड वेसल, ये वो इनर लाइनिंग है जो कि हार्ट से लेके ब्लड वेसल तक एक रहेगी। मतलब छोटी सी पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन बन गई ना, सारी में एनकैडेनिन प्रोटीन हो रही है और वो इकट्ठे जुड़ रहे हैं। फिर उनमें से कुछ डाउन रेगुलेट होंगे और हार्ट वाले उस पोर्शन के अंदर आ जाएंगे आज़ाद होकर, फिर अंदर आके दोबारा से एनकैडेनिन बनाएंगे और दोबारा से एपिथेलियल फॉर्म में आएंगे जिसे एंडोथेलियम कहेंगे, और ऊपर वाले फिर मसल्स वगैरह बनाना शुरू कर देंगे। तो एपिथेलियल सेल फ्रॉम द मायोकार्डियम, फ्रॉम द मायोकार्डियम, ये मायोकार्डियम को बनाएंगे एंड मायोकार्डियम विल फॉर्म द हार्ट मसल्स, ये हार्ट के मसल्स को बनाएंगे। यानी कि दो पॉपुलेशन बन गई ना, एक पॉपुलेशन एंडोथेलियम बन गई, एक एपिथेलियम बन गई। तो जो एपिथेलियम होगी वो क्या बनाएगी, मायोकार्डियम आउटर रीजन को, और जो एंडोथेलियम है वो क्या बनाएगी, एंडोकार्डियम को, ठीक है ना। तो
मतलब हार्ट रीजन के मसल्स बनेंगे और ये मसल्स क्या करवाते हैं, पंप करते हैं ब्लड को फॉर द लाइफ टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ से अभी पंपिंग स्टार्ट होगी तो बंदे के मरने तक, जानदार के मरने तक पंपिंग चलती रहेगी। द एंडोकार्डियल सेल प्रोड्यूस मैनी ऑफ हार्ट वॉल्व्स, ये कई हार्ट वॉल्व्स को बनाती है। सिक्रीट करती है प्रोटीन को दैट रेगुलेट द मायोकार्डियल ग्रोथ, मतलब ऐसे प्रोटीन भी पैदा करते हैं जो कि हार्ट की ग्रोथ को भी आगे कंट्रोल करते हैं, और मसल सेल की डिवीजन को, कितना मसल बनना है, कितनी थिकनेस होती है, सब कुछ कंट्रोल करेंगे। एंड रेगुलेट द प्लेसमेंट ऑफ नर्वस टिश्यू इन द हार्ट, और साथ साथ ये भी डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ नर्वस टिश्यू क्या होने हैं, प्लेस्ड किए जाने हैं। ठीक है, अब देखें ना यहाँ पर इस डायग्राम में आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये देखिए ज़रा गौर से, ये थी आपके पास स्प्लेंचिक मीजोडर्म, ये वाली देख रहे हैं। इसी तरह ये स्प्लेंचिक मीजोडर्म। अब स्प्लेंचिक मीजोडर्म और एंडोडर्म को मिलाएं तो क्या आप कहेंगे, स्प्लेंचियोप्लेयर। और जो सोमैटिक मीजोडर्म और एक्टोडर्म को मिलाएंगे तो आप कहेंगे स्मेटोप्लेयर। ठीक है, ज़रा हम स्प्लेंचिक प्लेयर यानी कि स्प्लेंचिक मीजोडर्म और एंडोडर्म के इस दरमियान वाले रीजन की बात करते हैं। ये देखें ना, ये गट बन रही है और गट की ये लेटरल साइड है, दैट इज़ लेफ्ट साइड, और राइट साइड एंड दैट इज़ लेफ्ट साइड। और दोनों सेलों को ज़रा गौर से देखें, मैं कोशिश करता हूँ जूम करने की। अब जो स्प्लेंचिक मीजोडर्म है उससे सेल आपको ऐसे ना निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और निकल कर वो एंडोडर्म और जो मीजोडर्म है उसके दरमियान वाले रीजन पे इकट्ठे हो रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ऊपर आप सफेलिक रीजन वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, साथ एपिडर्म, एक्टोडर्म बन रही है, न्यूरल ट्यूब बन रही है, नोटोकॉर्ड है। ठीक है, ये बॉडी वॉल है। ठीक है, अंदर वाला हिस्सा लाइनिंग है, ये मीजोडर्म के एंडोडर्म की आउटर लाइनिंग है। ये सारा कुछ आपके नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए इन एंजियोजेनिक सेल पर जिन्होंने हार्ट बनाना है। अब ज़रा नीचे वाली डायग्राम देखें ना, कि वो जो सेल इकट्ठे हुए थे ये क्या बना देंगे, एंडोकार्डियल प्राइमोर्डिया। ये इन्होंने प्राइमोर्डिया बना दिए। ठीक है, नज़र आ रही हैं गट के दोनों तरफ, लेफ़्ट और राइट जानब। और फिर आप सी वाली डायग्राम में देखें कि गट ऊपर फ्यूज़ हो गया है। ठीक है ना, मतलब गट आप यहाँ पे देख रहे थे, नीचे से जो एंडोडर्म है वो इस रीजन से आपस में फ्यूज़ होने वाली थी यहाँ से। और अगर आप अगली डायग्राम में देखेंगे तो जो फोर गट है वो फ्यूज़ हो गई है, ये फोर गट का फ्यूज़ हो गया रीजन। ठीक है, और साथ ही आपको नज़र आ रहा है कि जो लेफ़्ट और राइट साइड से प्राइमोर्डिया थे वो ट्यूब में तब्दील हुए हैं, उन्हें एंडोकार्डियल ट्यूब कहेंगे, और वो ट्यूब भी आपस में क्या हो रही हैं, फ्यूज़ हो रही हैं। उसके बाद डी वाली डायग्राम देखें तो एक सिंगल एंडोकार्डियम बन जाएगी, ये नज़र आ रही है आपको। और बाहर जो मीजोडर्म के सेल हैं वो इसके क्या बना देंगे, मायोकार्डियम बना देंगे। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी हार्ट ट्यूब बन जाएगी, जो बाहर में लेफ़्ट राइट साइड्स में, मतलब वेंट्रिकल और आर्टरी में क्या होगी, तब्दील हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, एज न्यूरोलेशन प्रोसीड, जैसे जैसे साथ न्यूरोलेशन यानी कि न्यूरल ट्यूब अंदर की तरफ फोल्ड हो रही होगी, फोर गट फॉर्मेशन भी चल रही होगी, इनवर्ड फोल्डिंग हो रही होगी स्प्लेंचिक मीजोडर्म की, और साथ ही ये मूवमेंट ब्रिंग करेगी दो कार्डियोजेनिक ट्यूब को टुगेदर, और इवेंचुअली यूनाइटिंग द मायोकार्डियम, या मायोकार्डियम को यानी कि जो इनर लाइनिंग होगी उसे आपस में मिलाएगी और एक सिंगल ट्यूब बना देगी। और बायलेटरल ओरिजिन ऑफ हार्ट कैन बी डेमोन्स्ट्रेट सर्जिकली बाय प्रिवेंटिंग मर्जिंग ऑफ द लेटरल मीजोटर्म प्लेट। कहता है कि आप अगर साबित करना चाहते हैं कि वाकई जो हार्ट है उसकी बायलेटरल ओरिजिन है, वो लेफ़्ट और राइट साइड से और इक्वली शेयर, ट्यूब के शेयर होने की वजह से बंद है, तो बड़ा आसान तरीका है, आप एंडोडर्म के फ्यूजन को रोक दें किसी तरीके से। ठीक है, या मीजोडर्म जो लेटर प्लेट की मीजोडर्म है उसके फ्यूजन को रोक लें, तो आप देखेंगे हार्ट का राइट और लेफ्ट साइड दोनों अलग अलग बनी हुई होंगी। ठीक है, दिस रिजल्ट इन कंडीशन, एक कंडीशन होगा जिसे कहा जाएगा कार्डियक बाइफिडिया, जिसमें हार्ट जो होगा वो सेपरेट होगा फ्रॉम ईच साइड, एंड द फिगर टू एंडोकार्डिया लाई करेंगे विद इन द कॉमन ट्यूब, एक ही ट्यूब में दो एंडोकार्डिया होंगे। ठीक है, फॉर अ शॉर्ट वाइल बट दीज विल आल्सो फ्यूज़, लेकिन कुछ अरसे बाद ये भी क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। एंड एट दिस टाइम द ओरिजिनली पेयर्ड सिलोमिक चैम्बर यूनाइट टू फॉर्म बॉडी कैविटी, दोनों साइड से जो सिलोमिक चैम्बर होंगे वो आपस में फ्यूज़ होंगे और एक बॉडी कैविटी बना देंगे। जैसे ये डायग्राम देखें, अब ये देखें ना, ये आपको ये सिलोम नज़र आ रही है, ये सोमैटिक मीजोडर्म और स्प्लेंचिक मीजोडर्म में ये सिलोम है, यहाँ पे भी सिलोम है। यहाँ पे देखें ये सिलोम बड़ी हो गई है, और इस रीजन से ऐसे लग रहा है कि जैसे ही वो मीजोडर्म आपस में फ्यूज़ होगी, एंडोडर्म फ्यूज़ होगी, सिलोम भी फ्यूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, ये नीचे से फ्यूज़ हो गई है, अब कॉमन सिलोम बन गई है। ठीक है, के साथ ही वो जो सिलोम होती है जो कि स्प्लेंचिक और सोमैटिक मीजोडर्म के बीच में बनी है, वो भी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड से क्या हो जाएगी, फ्यूज़ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा,
अब ये देखना एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है जिसमें आपको ना एक एक्चुअल एम्ब्रियो जो है उसके बारे में दिखाया गया है। ठीक है, उसकी मतलब जो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है और डाइंग प्रोसेस उसकी मदद से दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ज़रा यहाँ पर, ये ज़रा ए वाली डायग्राम को देखें ना, ये डॉर्सल साइड से ली गई है। अब ये ऊपर न्यूरल ट्यूब बन रही है, ये जहाँ पर मैं अपना रेड डॉट घुमा रहा हूँ न्यूरल ट्यूब है। ठीक है, ये न्यूरल ट्यूब, ये हेड रीजन बन रहा है। और ये देखो ना, ये जो स्टेनिंग हुई हुई है, डेट स्टेनिंग शोइंग द हार्ट रीजन। ठीक है, ज़रा नीचे देखें। अब ये ज़रा ना क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है, मतलब वो ऊपर से टॉप से दिखाया जा रहा था, ये एम्ब्रियो को बीच में से काट के दिखाया जा रहा है। तो ये देखिए, ये न्यूरल ट्यूब बन रही है ऐसे, और ये नीचे नोटोकॉर्ड है, और ये राइट स्प्लेंचिक में लेफ्ट स्प्लेंचिक मेसोडर्म है, ये राइट स्प्लेंचिक मेसोडर्म है। दोनों अपोजिट साइड से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और इन्हें कोई ब्लू डाई किया हुआ था। फिर नेक्स्ट देखें, आपको सी वाली डायग्राम में वो दोनों रीजन के जो एंडोकॉर्डियल रीजन थे, मतलब हार्ट वाले रीजन थे, वो आपस में फ्यूज़ होते हुए नज़र आए होंगे। यहाँ पे देखें, इधर से ये जो बीच में से क्रॉस सेक्शन दिखाया गया, वहाँ से भी वो फ्यूज़ हो गए हैं, एक कॉमन ट्यूब बना रहे हैं, या दोनों साइड से कहीं ट्यूब फ्यूज़ हो रही हैं, कुछ देर तक कॉमन ट्यूब बना देंगी। और अगर आप इस डी वाली डायग्राम को देखें, ई वाली को, ये एक्चुअल डायग्राम है जिसे मज़ीद जूम में लिया गया है, और आपको दोनों साइड पे लेफ़्ट राइट वो लोब नज़र आ रहे हैं जो बाद में क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे, और वो कॉमन एंडोकॉर्डियल ट्यूब बना देंगे। ठीक है, इसमें डाइंग प्रोसेस होता है सारा कुछ, और एक डाई की मदद से ये डायग्राम जो उनसे वो शो की जाती है, और सारी इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। मतलब फिजन ऑफ राइट एंड लेफ्ट हार्ट रिडिमेंट टू फॉर्म अ सिंगल कार्डिक ट्यूब, वो इसमें दिखाई जाएगी इन सारी डायग्राम्स में। एंड देन फ्यूज सेल्फ फेटेड टू फॉर्म हार्ट मायोकार्डियम, जो सेल हैं उनका मकसद क्या होगा, वो आपस में फ्यूज़ होकर हार्ट की मायोकार्डियम बनाएं। एंड आर शोन बाय स्टेनिंग जिन मैसेज, कहता है कि आप इसे जिन के साथ वो स्टेन करके दिखा सकते हैं। हुज प्रोटीन प्रोडक्ट विल एसेंशियल फॉर लूपिंग द हार्ट ट्यूब। ठीक है, मतलब आपने स्टेनिंग करना है किसको, जिन मैसेज के लिए। अब जिन जीन है, जिन क्या है, जीन, वो क्या करती है, जब एक्सप्रेस होती है तो उससे जो प्रोटीन बनती है, उस प्रोटीन को आप स्टेन करेंगे, और जब वो प्रोटीन लाजमी तौर पर उन मसल्स में होगी, उन सेलों में होगी जिन्होंने मायोकार्डियल ट्यूब को बनाना है। स्टेज 9 अगर चिक न्यूरुला को देखा जाए, जिसमें न्यूरल ट्यूब बननी शुरू हो जाए, उसे न्यूरुला कहा जाता है। इन विच एक्सप्रेशन ऑफ जिन, जिन जीन जो से उसका एक्सप्रेशन नज़र आएगा पर्पल, एंड इज सीन इन टू सिमेट्रिकल हार्ट फॉर्मिंग फील्ड, ये दो सिमेट्रिकल हार्ट फॉर्मिंग फील्ड में नज़र आ रहा है ये डायग्राम ए में, और इसे एरो हेड से शो किया जा रहा है। मैं फिर से एक दफ़ा जूम कर देता हूँ, ये दो सिमेट्रिकल हार्ट फॉर्मिंग क्या है, फील्ड हैं। बायलेटरल सिमेट्री है क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड पे नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद बी डायग्राम क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, जिसमें वही पर्पल सेल आपको मेसोडर्म ऑफ लेटरल प्लेट में नज़र आएंगे। ये देख रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन है बी डायग्राम में। है डायग्राम ऊपर वाली, बस उसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, उसके बाद जो सी डायग्राम है, इसमें चिक एम्ब्रियो है 10 स्टेज का, ऊपर 9 वाला था, 10 स्टेज का था। और इसमें फीन नज़र आएगी आपको 2 हॉट फॉर्मिंग रीजन की, पीरियड टू लूपिंग, लूपिंग से पहले। ठीक है, ये देखें फीन नज़र आ रही है, और यहाँ पर नीचे वाली डी डायग्राम में भी वही फीन दिखाई गई है क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, फिर उसके बाद ई डायग्राम, ई डायग्राम में तो दिखाया गया है कि जहाँ पर हार्ट ट्यूब आपस में फ्यूज़ हो ही नहीं पाई, जैसे कार्डिक बाइफीडिया कहते हैं, और ये सर्जिकली कटिंग के नतीजे में बनता है जब आप वेंट्रल मिड लाइन को बीच में से काट लेते हैं। एंड देयर बाय प्रिवेंटिंग टू हार्ट प्राइमोडिया फ्रॉम फ्यूजन, दो हार्ट प्राइमोडिया आपस में फ्यूज़ नहीं हो पाते। नेक्स्ट देखें, द फ्यूजन अकर एट अबाउट 29 आवर्स, ये तकरीबन 29 घंटे में होगी। ठीक है, इन द चिक डेवलपमेंट एट द 3 वीक इन ह्यूमन गेस्टेशन, और अगर चिक डेवलपमेंट की बात करें तो 29 घंटे, और ह्यूमन की बात करें एम्ब्रियो की तो 3 हफ्ते जब होते हैं, तो उस वक्त फ्यूजन हो रही होती है कार्डिक ट्यूब में। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि चौथे हफ्ते तक हार्ट जो है वो पंपिंग सिचुएशन में आ जाता है। लेकिन हार्ट की जो डेवलपमेंट है ना ह्यूमन में, वो ऑलमोस्ट 15 वीक तक तो चलती रहती है प्रॉपर डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको। द अनफ्यूज पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ एंडोकार्डियम बिकम ओपनिंग ऑफ द वेटलाइन वेन्स, कहते हैं जो अनफ्यूज रीजन है वो बाद में ओपनिंग बनाएंगी वेन्स के लिए, जहाँ से वेन्स आके क्या होंगी, जुड़ेंगी हार्ट के साथ। मतलब हार्ट का कुछ रीजन ऐसा होगा जो फ्यूज़ नहीं होगा, और वो ओपनिंग होगी वो वेन्स के लिए होगी। एंड दीज वेन विल कैरी न्यूट्रेंट फ्रॉम यॉर्क सैक इनटू द साइनस वेनोसिस। नाउ साइनस वेनोसिस लार्जर वेन, एक बड़ी वेन है जो कि कैविटी की तरह लग रही है, जो हार्ट के साथ जुड़ी हुई है। तो बाकी वेन्स क्या करेंगी, एम्ब्रियो की यॉर्क से न्यूट्रेंट्स को उठाकर साइनस वेनोसिस में ले आएंगी। एंड द ब्लड देन पास थ्रू वेव लाइक
ठीक है। वाल्व लाइक फ्लैप, वो वाल्व लाइक फ्लैप में जाएगा और इंटर होगा किस में, आर्टरियल रीजन ऑफ हार्ट में। और कॉन्ट्रैक्शन होगी ट्रंकस आर्टरियोसिस की। ट्रंकस आर्टरियोसिस वो बड़ा रीजन है जो कि एक एओर्टा के तौर पर या आर्टरियम के तौर पर चल रहा है, और वो स्पीड अप करेगा ब्लड को किस में, एओर्टा में। और पल्सेशन ऑफ हार्ट बिगेन वाइल पेयर्ड प्राइमोर्डिया स्टिल फ्यूजिंग, कहता है कि हार्ट तभी पंप करना शुरू कर देगा जब अभी फ्यूजन भी नहीं पूरी हुई। एंड द पेस मेकर, साथ ही वो साइनो आर्टरियल नोड या साइनस विनोसिस के कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में पेस मेकर क्या होगा, चलेगा। मतलब एक पेस मेकर होगा जो कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा और वो साइनस विनोसिस के टॉप पर होगा। एंड कॉन्ट्रैक्शन बिगेन हेयर अ वेव ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोपोगेट द ट्यूबुलर हार्ट, कहते साथ कॉन्ट्रैक्शन टॉप से जनरेट होगी और नीचे की तरफ आएगी। तो ये एक वेव की तरह, एक पेरिस्टालसिस की तरह चलेगी जो हार्ट को क्या करेगी, प्रोपोगेट करेगी, सॉरी ब्लड को प्रोपोगेट करेगी हार्ट के अंदर। ठीक है। इन दिस वे हार्ट कैन पंप ब्लड इवन बिफोर इंटीग्रेट सिस्टम ऑफ वॉल्व हैज़ बीन कंप्लीटेड, कहता कि अभी वॉल्व भी नहीं बने होंगे जो कि बैकवर्ड फ्लो को रोके हैं। मतलब राइट आर्टरियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, उसके बैक फ्लो को रोकने के लिए जो वाल्व होता है, या लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है उसके बैक फ्लो को रोकने के लिए वाल्व होते हैं, या कि लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है उसके बैक फ्लो, या लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा में जाता है उसके बैक फ्लो के लिए वॉल्व्स मौजूद हैं। सारों के बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्व हैं। वॉल भी नहीं बने और ब्लड वेसल सिस्टम भी नहीं बना, लेकिन हार्ट ने पंप करना शुरू कर दिया। हार्ट मसल सेल हैव देयर ऑन इनहेरेंट एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इनमें पहले से एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एंड आइसोलेट हार्ट सेल फ्रॉम द 7 डे रैट आ चिक एम्ब्रियो विल कंटिन्यू टू बीट, कहता है फॉर एग्जांपल आपके पास 7 दिन का एक माउस का एम्ब्रियो है, रैट का, या एक चूज़े का एम्ब्रियो है, आपने उसका हार्ट काट के एक पैटी डिश में रख दिया है, हालांकि वो ट्यूब है अभी, तो आप देखेंगे कि जब वो पैटी डिश के सोल्यूशन में आपने डाला होगा वो उसमें बीट कर रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि पंप कर रहा है। In the embryo, these contractions begin regulated by electrical stimuli from the medulla oblongata and via the vagus nerve। अब vagus nerve वो होते हैं जो क्रैनियल नर्व हैं और आपके नेक रीजन से नीचे आ रहे हैं, और ये मेड्यूला ओब्लोंगेटा रीजन से क्या होते हैं, जो निकलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, और वहाँ से ये हार्ट में आते हैं और हार्ट को इम्पल्स देते हैं और हार्ट की पंपिंग को कंट्रोल करते हैं। एंड बाय 4th डे द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑफ चिक एम्ब्रियो अप्रॉक्सीमेट दैट ऑफ एन एडल्ट, कहता है कि अगर चौथे दिन में आप ईसीजी करें चिक के एम्ब्रियो की, तो वो जो ज़िंदा चिक होता है ना, चूज़ा, उसके जितनी या मुर्गी जितनी ईसीजी आपको मिलती है। ठीक है।